दोस्तों नमस्कार। और आपका हमारे चैनल बी स्मार्ट विद स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने अभी जो लास्ट वीडियो हमने डाला था उसमें आपको जो यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिदम है उसके भी कॉन्सेप्ट को और जो यूक्लिड विभाजन की परिमेयिका है उसके भी कॉन्सेप्ट को बड़ी अच्छी तरीके से हमने उसको डिटेल में समझाया था। और इसके साथ साथ आपको फर्स्ट चैप्टर जो प्रश्नावली आपकी 1 है वो भी हमने कंप्लीट कर दिया था। और सेकंड चैप्टर में आज जो मैं बताऊंगा आपको सेकंड चैप्टर बताऊंगा। और एक क्वेश्चन हमारा जो है पिछले चैप्टर का बचा हुआ है जो कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था उसको मैं नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं कल जो क्वेश्चन संभवतः जो मैं लूँगा वो एनसीईआरटी से हट के क्वेश्चन लूँगा, क्योंकि हमने पहले भी आपसे बता रखा है कि एनसीईआरटी की जितनी बुक की जो क्वेश्चंस हैं उसको तो हम कराएंगे ही कराएंगे। इसके साथ साथ जो भी और बुकें होती हैं जो यूपी बोर्ड के लिए खासकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके भी क्वेश्चन हैं, कुछ सीबीएसई बोर्ड के भी हैं, उसके भी क्वेश्चन इसमें हम कराते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आप कर चुके हैं, सेकेंड चैप्टर आज मैं ख़त्म कर दूंगा। तो ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के तो कंप्लीट हो गए। अब इस पर बेसिस जो अदर बुक्स के जो क्वेश्चन हैं उसके लिए जो आपका वीडियो कल स्पेशल होगा वो इन्हीं दोनों प्रश्नावली पर आधारित होगा और अदर बुक से होगा। इससे ये हो जाएगा आपका एनसीईआरटी तो कंप्लीट हो गया, प्लस प्लस अदर बुक से भी आपकी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो और उसी के बीच में अगर जो वक्त मिलता है तो वो जो सिंगल क्वेश्चन आपका बचा हुआ है ये आपका अभ्यास 2 का बहुपद का हमने क्वेश्चन छोड़ रखा है उसको भी मैं उसमें करवा लूँगा। तो आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ और आपको हमें आशा है कि आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। बहुत ये समझिए कि आपने जो कठिन जो चरण था वो आपने पार कर लिया। फर्स्ट जो चैप्टर था वही थोड़ा सा टफ होता है, सेकेंड चैप्टर में ज़्यादा दम नहीं है। तो मैं ये आपका सेकंड चैप्टर में आपका स्टार्ट करता हूँ। पहले तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने की ज़रूरत है, बहुत विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं, जिसको बोलते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक। उसको मैं थोड़ा समझाऊंगा, उसके बाद फिर प्रश्नावली आपके सामने सॉल्व करवाता हूँ। तो आप कॉपी और कलम लेकर के तैयार रहें। और अगर जो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ आपको नज़र आ रही हो तो थोड़ा सा उसको सेटिंग में जा कर के 480p पर यानी पिक्सल जिसको बोलते हैं उस पर आप कर लेंगे तो वीडियो मस्त दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसी पर भी आप आराम से देख सकते हैं, अगर जो नेटवर्क बराबर काम करता है तो क्वालिटी इसकी अच्छी आती है, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जो नहीं हो पाता है तो आप उसको 480p पर कर लेंगे तो आपको बेटर दिखेगा। बाकी वॉइस में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, वॉइस तो एकदम बढ़िया से आ रही होगी। तो ये आपका मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपका सेकंड प्रश्नावली मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो इसको आराम से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं होगा और बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपका जो सेकंड प्रश्नावली है उसको पढ़ाने से पहले मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही थोड़ा सा है और अच्छी तरीके से आपको जानकारी भी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे मैं लिखता हूँ अंक गणित की, ये यही कॉन्सेप्ट है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अंक गणित की आधारभूत सिद्धांत ऐसे बोल सकते हैं, यानी अंक गणित का आधारभूत सिद्धांत यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक, ये आपका है। और इसमें समझना केवल बस आपको इतना ही है कि इसके अनुसार, वैसे एनसीईआरटी के बुक में देखें तो बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है, लेकिन अगर जो सबका हम कैलकुलेशन निकालें तो यही निकलता है कि अगर जो कोई भाज्य संख्या हो, ठीक है, मैं पूरा लाइन नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइएगा कि अगर जो कोई भाज्य संख्या हो, भाज्य को ध्यान दीजिएगा, भाज्य को बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। अगर जो कोई भाज्य संख्या हो, शायद ये रहेगा, देख लीजिएगा, तो इसको अभाज्य गुणनखंडों में
घातों के रूप में, घातों के गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। काफ़ी शब्द इजी है, थोड़ा सा इसको मैं समझाता हूँ। किया जा सकता है, सकता है, ठीक है। क्रम कोई भी हो, क्रम कोई भी हो, ये ठीक है। भाज्य आभास तो आपको पता है ना। भाज्य का मतलब ये होता है कि जो अपने और वन के अलावा और भी किसी नंबर से कट जाए उसको हम भाज्य बोलते हैं। और अभाज्य का मतलब ये होता है कि जो अपने से कटे और वन से कटे, ये आपका अभाज्य होता है। तो अगर जो कोई भाज्य है, ठीक है, जैसे सपोज दैट क्या हो गया, 80 हो गया। 80 क्या है, भाज्य है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब ये हो जाएगा, सबसे इजी तरीका क्या होता है, एलसीएम टाइप का। एलसीएम टाइप का आप लेंगे, ऐसे देखिए, बहुत ईजी है। 2 से 80 में 40 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो इसको किस रूप में आपने शो कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, या फिर ये क्या हो जाएगा, पावर के रूप में। कितना है, 1 2 3 4 टू द पावर 4 इंटू 5। यही जो आपका है, यही अंगणित की आधारभूत सिद्धांत होती है। यानी कोई भी भाज्य है तो उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, गुणनखंडों में घातों के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। क्रम कोई भी हो, क्रम कोई भी होने का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे भी ले सकते हैं या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसा करने से इसके वैल्यू पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो केवल बेसिकली यही आपको समझना है इसमें कि अंगणित की आधारभूत सिद्धांत क्या है। अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ बता देता हूँ जानकारी। ये जो अंगणित की आधारभूत सिद्धांत था, ये यूक्लिड का जो उन्होंने, यूक्लिड की जो बुक थी ना एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स में भी ये चीज़ें दी गई थी। लेकिन प्रूफ जो किया गया, एक्चुअली प्रूफ यानी उपपत्ति जिसको बोलते हैं, प्रूफ किया गया एक महान गणितज्ञ जिनका नाम है फ्रेडरिक गॉस, ठीक है, फ्रेडरिक गॉस, ये इनका नाम है, ठीक है। प्रूफ इन्होंने ये किया। और फ्रेडरिक गॉस जो होते हैं, गॉस जो हैं, इनको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, गणितज्ञों का राजकुमार, ठीक है। फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। यानी किसी भी समय काल में अगर जो गणितज्ञों की बात आई तो 3 में इनका नाम हमेशा रहा है। एक कौन है, न्यूटन, एक दूसरे कौन है, आर्किमिडीज, और तीसरे आपके कौन हो गए, ये गॉस साहब हो गए, ठीक है। ये तीनों का नाम, बड़े ग्रेट ये मैथमेटिशियन है और इनका कहीं ना कहीं फंडामेंटल फिजिक्स में भी अच्छा खासा रोल है। तो ये रहा आपका अंगणित की आधारभूत सिद्धांत। बाकी जो चैप्टर आप लगाने वाले हैं वो काफ़ी इजी है। यानी प्रश्नावली 2 मैं आपका स्टार्ट करता हूँ और बहुत आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए, ठीक है। इनको वैसे ही सॉल्व करना जैसे आप फैक्टराइज करते थे, बस फैक्टर ही करना है, कोई दिक्कत नहीं करना। अब देखिए इसमें ये 3 4 ये काफ़ी इजी दिख रहा है। अब मैं ये लास्ट वाला कर देता हूँ, ठीक है, लास्ट वाला मैं कर दे रहा हूँ, उसी के हेल्प से आप ये चारों का चारों आप आराम से कर लेंगे। तो ये लास्ट वाला है 7429, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी हमने समझाया था जब हमने 80 का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो 80 को जब हम फैक्टराइज कर रहे थे तो वहाँ पर 2 कितनी बार था, 4 बार था। तो 2 के पावर हमने क्या रख दिया था, 4 रख दिया था। तो ऐसा इसमें भी अगर जो मिलेगा कोई संख्या अगर जो डबल ट्रिपल या 4 मिलती है तो उस पर पावर आप लगाने में चूकिएगा नहीं, लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत। और सिंगल सिंगल है तो कोई बात ही नहीं, आप मल्टीप्लाई के साइन के साथ उसको प्रेजेंट कर दीजिए। अब ये नंबर कहीं ना कहीं आप अगर ब्रेन लगाएंगे तो 17 से आप डिवाइड करिए। अब देखिएगा 17 चौक के 68 है ना, 17 चौक कितना होगा, 68 होगा, 6 आएगा कैरी, 62 हो जाएगा, 17 तिया 51, 17 तिया कितना होगा
51, ठीक है। 51 है, यहाँ पर कितना था, 62 था, 51 निकला तो आपका 11 हो जाएगा, और लास्ट में 9 है तो हो जाएगा कितना, 119। 17 सतह कितना हो जाएगा, 119, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं आप, ये 17 से नहीं कटेगा, ठीक है। आप 19 पर जाए, शायद 19 से कट सकता है। 19 दूना कितना होगा, 38, 19 दूना 38, यहाँ पर कितना है 43, 38 खत्म हो गया, 5 बचा, 5 वो और 7 ये, कितना हो गया 57, तो 19 यहाँ कितना हो जाएगा 57, लास्ट में कितना होगा 23, तो 23 हो जाएगा 23। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 17 गुणे 19 और गुणे 23। सपोज दैट यहाँ पर 17 4 बार आया होता या 3 बार आया होता तो 17 पर पावर कितना हम कर देते, क्यूब कर देते। लेकिन ऐसा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिंगल टाइम ये तीनों के तीनों नंबर्स आए हैं, तो इसीलिए हम इनको 17 गुणे 19 गुणे 23, समझ में आ गया होगा। बस ऐसे ही आपको सबका सब कर देना। सेकंड जो क्वेश्चन है, आई थिंक सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो एलसीएम और एचसीएफ के हिसाब से के कॉन्सेप्ट पर दिया गया है। और ये क्लास आपने, मुझे लगता है 5th या 6th में आपने पढ़ी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, बहुत प्राइमरी क्लास में आपने पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। गुणनफल जो होता है, गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी दो संख्या है, उनका अगर जो आपस में गुणा कर लीजिए तो वही आंसर होगा जो उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये फार्मूला आप बेसिक से पढ़ते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई करेंगे और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और चलिए हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। फार्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब इसमें आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं डेटा इसका मैं लिखना भूल गया हूँ, डेटा को लिख देता हूँ मैं। डेटा दिया गया है इसमें, फर्स्ट 26 और 91, सेकंड आपका 510 और 92, एंड थर्ड 336 और 64। ये दिए। इसमें से एक मैं आपको बताऊंगा, बाकी दो आपको करने, ठीक है। काफ़ी ईजी है, यू कैन डू इट, है ना। तो क्या कह रहा है कि पहले तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। इसके बाद आपको प्रूफ करना है, जांच करना है ये दो संख्याओं का गुणनफल क्या एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। काफ़ी ईजी है। यानी सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर उनका जो एचसीएफ और एलसीएम आएगा उनका गुणा करके आपको देखना है कि क्या वो दो संख्या जो पहले से दी हुई है उनके गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं, मैं पकड़ लेता हूँ इसको, सेकंड को, ठीक है। मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ सेकंड को। क्या है 510, और देखिए ये 510 हो गया, और दूसरा क्या है 92, ठीक है। क्या कर लो, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब वही काम, ठीक है, एलसीएम टाइप का। तो ये 510, ये समझिए मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, 2 से काटना चालू करो, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा 100%, ठीक है। 5 से भी कटता है, 10 से भी कटेगा। 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 1 यहाँ का 1 और यहाँ का 1 कितना हो जाएगा 11, 2 5 जा 10, फिर बचेगा 1, फिर ये आपका 0 1 और 0 10 हो जाएगा, 2 5 10, लास्ट में 5 है तो 5 0 कटेगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। 3 से कटेगा, 3 करने में 3 बचेगा 2, 3 से तो 21, फिर ये कितने से कटेगा 17 से कटेगा, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया भाई, 2 × 5 × 3 × 17, ठीक है। 92 का निकाल लीजिए आप, 92 का आप देखेंगे 2 से काटिए आप, 48 2 जा 2 4 जा 8 बचेगा 1, 2 6 12, यानी 2 चौक 8 बचेगा 1, 12 हो जाएगा, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 23 से आप काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ का हो जाएगा 2 × 2 × 23। अब यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर एचसीएफ निकालने का हमने उस दिन बताया था, भाग दे करके भी निकाला जा सकता है। देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो दोनों में मिल जाए, सीधा सीधा भाषा में मैं कहूँ जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। और LCM का मतलब जो कॉमन हो उसको भी ले लो और जो नहीं कॉमन है उसको भी ले लो, बस सीधा सीधा आप हमारी भाषा में समझिए तो ऐसा ही होता है। HCF का मतलब यहाँ पर जो मैक्सिमम कॉमन हो, देखिए ये कॉमन है, HCF की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद और कोई भी पेयर कॉमन नहीं है, तो HCF कितना हो गया? 2। LCM क्या है? LCM का मतलब ये हो जाएगा जो कॉमन है उसको भी लिखना है और जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखना है। तो ये कॉमन हो गया तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक, ये दोनों कॉमन था, लिख लिया। अब इसमें पकड़ो कौन कौन कॉमन और नहीं है, तो कोई भी पेयर आपस में मिल नहीं रहा है, तो सबको पहले ऊपर वाले को लिख लो, 5 गुणे 3 गुणे 17, और यहाँ पर फिर ये जो 2 बचा ना इसको 2, फिर 23। हमने बताया था आभाज्य गुणनखंड में आपके क्रम पर कोई विशेष प्रभाव, क्रम होने से उसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इन सब का हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है? 5 दूना 10, 10 तियाँ 30, 30 दूना 60, 60 का 17 में गुणा, ठीक है। 17 छक्का कितना हो जाएगा? 102, 1020, उसमें 23 का गुणा, ये हो गया 23 का 0। ऐसे देख लो, 23 शून्य में 0, 23 दूना 46, 6 4 4 हो जाएगा, 23 करने में 23, तो ये हो गया 23,460। ये क्या हो गया? इसका LCM हो गया। LCM और HCF आपका निकल गया। अब आपको क्या करना है? आपको करना है कि इनका LCM और HCF का जो मल्टीप्लाई होगा वो उनके दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो अब देखिएगा, यहाँ पर आप रखें, एक सेकंड, अब वही हम काम करेंगे जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ठीक है। क्या करेंगे हम? दोनों संख्याओं का गुणन, यहाँ पर लिख लो फार्मूला, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये क्या होना चाहिए? शायद यहाँ पर सूखा नहीं है अभी, LCM इंटू HCF, शायद दिखाई दे रहा हो बट आप वॉइस पर ध्यान दें, HCF, ठीक है। अब देखते हैं, दोनों संख्याओं का गुणा कर लीजिए भाई। दो संख्या कौन कौन है? एक 510 है और दूसरा 92 है, ठीक है। और यहाँ पर LCM कितना आपने निकाला था? LCM निकाला था 23460, और HCF आपने कितना निकाला था? 2 निकाला था, ठीक है। सॉरी, गुणा कर लीजिए। 510 का 92 में गुणा करिए, तो कहाँ पर? पहले बात तो इसका गुणा कर लो, काफ़ी ईजी है। 200, 2 6 जा 12, 1 2 4 जा 8, 9 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब इन दोनों का गुणा करने के बाद अगर ये आ गया तो ये समझिए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यानी आपने इसकी जांच कर ली है। तो 510 का क्या करिए? 510 का 92 में गुणा कर दीजिए। 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4, क्या हो गया? 4 6 9 2 0। आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका जो फार्मूला दिया गया था वो आपका ऑलरेडी प्रूव्ड हो गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड पर हमने लिख दिया बेटा, और इसमें से क्या करना है? 1 2 3 3 क्वेश्चन इसमें से एक लगवा देता हूँ और ये उसके बाद चौथा लगवा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ लगवा दे रहा हूँ और चौथा क्वेश्चन यहाँ लगवा दे रहा हूँ, ठीक है। तीनों में से कोई एक ले लो क्योंकि बहुत ईजी है। क्या करना है? निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले HCF निकाल लें, किसी एक को ले लेते हैं। मैं ये दूसरा वाला ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? HCF। अब देखो HCF कैसे निकलेगा, HCF कैसे निकलेगा आप अच्छी तरीके से जानते। कितने नंबर है? 17 23 और 29, 3 नंबर, 17 23 और 29, ठीक है। क्या करेंगे? किसी इनमें से किसी दो को हम सेलेक्ट करेंगे, किसी दो को, कोई भी दो ले सकते हैं। चलो हमने ये दोनों ले लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्या किया जाता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, ठीक है। और तब तक भाग दिया जाता है जब तक कि 0 ना आ जाए, और जैसे ही 0 आता है
तो उसका जो आपका जस्ट आपका डिवाइजर होता है वही उसका एचसीएफ होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 से 23 में भाग। 17 करने में कितना होगा 17, यहाँ कितना बचेगा 6, 6 से फिर 17 में भाग, तो 6 दूना 12, यहाँ बचेगा 5, 5 से फिर 6 में भाग, 5 करने में 5, कितना बचेगा 1, 1 से फिर 5 में भाग, तो 1 पंजे कितना हो जाएगा 5। समझ गए? तो यहाँ पर कट गया। जहाँ पर ये डिवाइड हो चुका है पूरी तरीके से शेषफल 0 आ गया, उसके जस्ट जो पहला डिवाइजर है वही उसका क्या होगा एचसीएफ होगा। ध्यान दीजिएगा, ये एचसीएफ तीनों का नहीं है, इन दोनों का एचसीएफ है। समझ गए? इन दोनों का एचसीएफ है। तो जब 17, 23 और 17 और 23 का एचसीएफ कितना हो गया 1, यानी अब आपके पास नाउ यानी अब 1 और 29 बचा। इसमें एचसीएफ क्या होगा? अरे भाई एक तो आपका एक है ही, इसी का इसमें डायरेक्ट भाग दे दो। 1 का 29 में, 1 का 29 में भाग देंगे कितने जाएगा 29 टाइम, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। कट गया तो ये क्या हो जाएगा डिवाइजर, यही आपका एचसीएफ। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 1। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या करना होगा आपको? एलसीएम के लिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एलसीएम में ऐसे 17 और 23 और 29 ऐसे करके एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, आराम से आ जाएगा। और आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये 17 क्या है, प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है, यानी ये तीनों के तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये अपने खुद से ही कटेंगे, किसी और से कटने वाली नहीं है। उसके बाद जब ये खुद से कटने वाली हैं तो इसका मतलब इनका आंसर क्या होगा 17 गुणे 23 गुणे 29, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्या है? हालांकि एलसीएम आपको निकालना है, इससे अगर ये ना दिया होता तो भी आपका एलसीएम निकल जाता, लेकिन चूंकि ये भी दे दिया गया है, इसके बेसिस पर शायद ये बोल रहा होगा। अगर जो इसको बेस आप ना लें तो भी इसका एलसीएम निकलेगा और वो सही भी होगा। दिया हुआ है तो इसका मतलब हो सकता है कि कुछ इसमें संबंध ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो क्यों ना हम उसकी बात को अवॉइड ना करते हुए हम इसको जो है अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा 306 का क्या निकालना है एलसीएम, 306 और फिर 57 का एलसीएम निकालना है। तो एक काम करते हैं 306 का हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 306 बराबर कितना होगा और 657 बराबर कितना होगा, ये हमें क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो आप अलग से निकाल लो यहाँ पर 306 2 से करिए, ये आपका हो गया 2 15 30 और 2 3 6, 3 से कटेगा 3 5 15, 3 करने में 3, 17 3 51, 17 करने में 17, और उसके बाद 657 का कर लीजिए। ये किससे कटेगा 3 से। 3 से रूल क्या है, संख्या को जो डिजिट होता है उसको ऐड करिए, ऐड करने के बाद जो आपका नंबर आता है अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो फुल्ली नंबर 3 से डिवाइड होगा। जैसे 7 5 12 12 6 18, 18 3 से कट जाएगा, 3 जा 18, तो इसका मतलब 100% ये पूरा 657 भी 3 से कटेगा। तो 3 दूना 6 पूरा पूरा कट गया, फिर 3 करने में 3 बचेगा 2, 27 हो गया, 3 9 27। ठीक है, फिर 3 से काट दो, 3 7 21, 3 3 9 73, तो भैया प्राइम नंबर है 73, 73 से ही कटेगा। तो फैक्टराइजेशन आपने कर लिया। अब ज़रा देखिएगा ये आपका 306 का कितना होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, और इसका हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 73। ठीक है, एचसीएफ आपका क्यों दिया था 9, इसलिए क्योंकि देखो ये यहाँ 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, तो इसीलिए आपका एचसीएफ दिया था। ठीक है, तो इसको चाहो तो ऐसे देख रहे हैं आप। तो एलसीएम आपको निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या करोगे, जो कॉमन है उसको पहले रख लो, ये जोड़ा कॉमन और ये जोड़ा कॉमन, ये हो गया, और प्लस जो नहीं कॉमन है उसको भी रख लो। चलो ऊपर से पकड़ो, ये 2 कॉमन नहीं था इसको रख लिया, 17 कॉमन नहीं था रख लिया, 73 कॉमन नहीं था रख लिया, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। जैसे 3 3 का 9 2 18, 18 गुणा 18 गुणे 3 3 का 9, 3 3 9 9 2 18, 18 इंटू 17 इंटू 73। ठीक है, गुणा कर लो, 18 7 126, 12 होगा, 18 करने में 18, 18 12 30 गुणे 73, 306 का 73 में गुणा कर लेंगे और आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। जो आपका मिलेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करता हूँ और इसको आप नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।
देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि कोई भी संख्या है, अगर जो वो जीरो पर समाप्त हो रही है, कोई भी संख्या है अगर जो वो जीरो पर समाप्त हो रही है, तो 100% है कि वो संख्या 5 से ज़रूर डिवाइड होगी। ठीक है सर, 10 से भी हो सकती है। अरे भाई 10 से हो सकती है, लेकिन 10 में 5 भी है कि नहीं? 5 2 10, 5 गुणे 10 होता है कि नहीं होता? 5 गुणे 2, जैसे हमने कहा कोई भी संख्या है अगर जो लास्ट में जीरो है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। आपने कहा नहीं 10 से भी हो जाएगा, तो 10 में आप ज़रा ध्यान दें, 10 में भी तो ऑलरेडी 5 है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंडामेंटल कितना है हमारा? 5 है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर जो किसी संख्या के लास्ट में ज़ीरो है तो वो 5 से आपका डिवाइड होना चाहिए। अब क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या, आपको प्राकृतिक संख्या बताई गई है कि 0 के बाद जितने हैं सब प्राकृतिक संख्या है, तो उसमें से कोई भी नंबर यहाँ पर रख लो, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर यहाँ पर रख लो और उसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद क्या ऐसा कोई नंबर है जिसको यहाँ पर रखने पर और जब हम सॉल्व करें तो लास्ट में ज़ीरो आ जाए? तो 100% ये क्या है? नहीं है। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि जिसको रखने पर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। इसलिए उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आप देखिए यहाँ पर 6 की बात करें, 6 पर पावर n, इसको कैसे हम लिख सकते हैं? 2 गुणे 3, इस पर क्या हो जाएगा? होल द पावर n हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर तो 5 आया नहीं, यहाँ पर 5 आया ही नहीं। तो जब 5 यहाँ पर आया नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई भी फैक्टर 5 हुआ नहीं, इसका कोई भी फैक्टर 5 हुआ ही नहीं। यानी इसका कोई फैक्टर जब 5 नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जीरो आपका आएगा ही नहीं। ठीक है, जब 5 नहीं हुआ तो जीरो आपका आएगा नहीं, क्योंकि दो ऐसी संख्या है कि जब तक इसमें 5 का गुणा नहीं होगा तब तक वो जीरो आपका देता नहीं है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 5 है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई भी अगर जो वैल्यू आप रखेंगे तो लास्ट में ज़ीरो नहीं आ सकता है। और मज़े की बात ये भी है कि n पर कोई भी पावर रख दो, वो लास्ट में इकाई अंक आपका 6 ही देता है। एग्जाम्पल दिखाएं, 6 टू द पावर 1, 6 होगा, 6 हो गया। 2 रखेंगे 36 हो जाएगा, लास्ट में 6 हो जाएगा। 3 रखेंगे 36 का 216, कितना होगा? लास्ट में 6 हो जाएगा। तो ऐसे आप रखते जाओ। ठीक है, तो रखते आप जाएंगे, कोई भी पावर रखते जाएंगे, लास्ट में कितना आएगा? 6 आएगा। जीरो आने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इसका सोल्यूशन हो गया कि नहीं। और रहा सवाल अगर जो इसका लैंग्वेज लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 जो उदाहरण दिया गया है उसमें दिया गया है, और उस एग्जाम्पल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट हमने बता दिया कि ये इसके लास्ट में जीरो नहीं आ सकता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं, जो कि काफ़ी ईजी है। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या कर रहा है? कह रहा है कि आपको व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये यानी 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 ये क्या है? भाज्य संख्याएं क्यों हो सकती हैं, ये कह रहा। तो भाई भाज्य संख्याएं इसलिए हो सकती हैं कि अगर जो ऐसी संख्या हमें कोई मिले जो अपने या 1 के अलावा और भी किसी संख्या से कट जाए तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्याएं हो सकती हैं। ठीक, कैसे होगा इसको ज़रा देखिए। इसकी अगर जो बात करें हम, इसकी अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं डबल पार्ट आपको दिख रहा होगा। एक पार्ट आपका ये है, ये वाला दिख रहा है, इतना पार्ट, और दूसरा पार्ट कौन है? ये। इन दोनों में कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा कॉमन कौन है? 13। यहाँ 13, यहाँ 13 आप ले लो कॉमन। ये क्या हो जाएगा? 7 × 11 इंटू नहीं, कुछ नहीं, 13 चला गया तो आप 1 भी लिख सकते हैं, ना चाहिए तो 1 भी नहीं ले सकते, यानी चाहे तो 1 नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंटू 1 होगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। अब ज़रा देखिएगा, 13 हो गया, 11 × 7 = 77 और प्लस 13, और 77 13 होता कितना? 90, 80 10 90। अब ब्रेन आप ये लगाइए कि 13 क्या है? अभाज्य संख्या। 13 संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। लेकिन 80 जो आपका है वो क्या है?
भाज्य है। और जब 80 भाज्य हो गया तो इसका मतलब ये पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, क्योंकि 80 तो भाज्य है ना। 80 आपका 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, तमाम इस संख्या से 16 से कटेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या हो गया, ये भाज्य संख्या होगी, ठीक है। यानी लिख सकते हैं चूंकि यहाँ 80 क्या है सॉरी भाज्य संख्या है, इसलिए 7 गुणे 11 इंटू 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, इस पार्ट में देखो, ये यहाँ तक प्लस यहाँ तक क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 यहाँ 5 यहाँ कॉमन ले लो, कितना बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड ही होता है। तो 5 का 5 में भाग जाए कितना बचेगा 1। गुणा कर लीजिएगा जरा इसको, देखो गुणा कर लो अपने हिसाब से। 4 3 12, ठीक है। 4 3 12, 12 दूना 24, 24 गुणे 6 गुणे 7, 24 गुणे 6 गुणे 7 और प्लस कितना है 1, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये हो जाएगा 5 7 कितना हो जाएगा 42 गुणे 24 प्लस 1। अगली लाइन में ये आपका हो जाएगा 24 दूना 48, 8, 24 दूना 48, कैरी 4 होगा, कैरी 4 होगा। और 24 चौक का 96, 96 और 4 कितना होता है भाई, 96 और 4 100 होता है ना। और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये 5, ये आपका हो जाएगा, शायद मैं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, 7 42 गुणे 24, 42 गुणे 24, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 8 6 4 10, 8 9 10, सही। अभी 1008 प्लस कितना हो जाएगा 1009, ठीक है। अब इसका अगर जो आप इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 9 45, 4 यहाँ 4 0 5। अब ये क्या होगा, क्या ये 545 ऐसी संख्या है जो केवल 5045, क्या ये ऐसी संख्या है जो केवल 5045 से कटे और 1 से कटे, नहीं, ये बहुत संख्याओं से कट सकता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5045 भी क्या है, भाज्य संख्या। यहाँ पर यही लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, चूँकि 5045 यहाँ क्या है, भाज्य संख्या है, इसलिए यह आपका क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका ओवर होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन में विशेष दम नहीं है बच्चों, और वो क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक कोई खेल का मैदान है, उसकी चारों तरफ पार्क या कोई रास्ता बना हुआ है, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा उसको 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है और दूसरा उसको 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये दे रहा है कि अगर जो वो दोनों बच्चे एक ही जगह पर, मतलब एक ही जगह से एक ही समय पर और एक ही दिशा में अगर जो मूव करें, तो वे दोनों, जबकि क्या है, एक 18 मिनट में पूरा करेगा और दूसरा 12 मिनट में पूरा करता है पूरा एक चक्कर, तो वो कितने देर बाद एक दूसरे को मिलेंगे उसी बिंदु पर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने प्राइमरी क्लास में लगा होगा, आई थिंक जो अंगणित की किताबें आती थी कि एक घड़ी है, उसमें 3-4 प्रकार की सुइयाँ हैं, या फिर ऐसे बोल देते हैं कि एक मंदिर है, उसमें 4-5 घंटियाँ लगी हुई हैं, एक 2 सेकंड के बाद बजती है, एक 4 सेकंड के बाद बजती है, एक 10 सेकंड के बाद बजती है। तो बताइए कि अगर जो वो एक साथ एक बार बजें तो फिर अगली बार एक साथ कितने टाइम के बाद बजेंगे। तो क्या करते थे हम लोग उसमें उसका क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लेते थे तो आराम से निकल जाएगा। तो इसमें भी 12 और 18 का अगर जो आप एलसीएम निकाल लेंगे तो 12-18 कितना होता है, 12-18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36, और 36 आपका क्या हो जाएगा, मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये 36 मिनट के बाद वो एक दूसरे, मतलब वो उसी जगह पर पहुँचेंगे, दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, बाकी इसमें कुछ दम नहीं है। गर्मी तो बहुत हो रही है। तो फिलहाल थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। और
कल मैं आपको ये इसका मैंने बताया, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि एनसीईआरटी का हमने पर्सनॉली फर्स्ट पर्सनॉली सेकंड हमने सॉल्व कर दिया है। अब इसी बेसिस पर मैं अदर जो हम बता रहे हैं कि 2-3 बुकें भी इसके साथ साथ मैं चलाता हूँ, तो उससे ले करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो एक अलग टाइप का सेशन होगा, उसको आप ज़रूर देखें, ज़रूर उसमें इंटरेस्ट लें, क्योंकि एनसीईआरटी काफ़ी पढ़ना नहीं है। एनसीईआरटी एक बेस बुक है, आपकी बेस को बनाता है। और वो जो बुक हमारे पास है वो यूपी बोर्ड में काफ़ी टाइम से चल रही है, ठीक है। तो आपका इससे बेस आपका हो जाता है, उससे क्वेश्चन भी हो जाएंगे, तो ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर जो अच्छा लगा हुआ है तो फिर आप लोग उसको, जो चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर जो आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना है भाई। अगर दोबारा सब्सक्राइब करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, नुकसान मत करवाओ भाई मेरा, है ना। तो अगर जो सब्सक्राइब आपने कर लिया है तो कोई बात नहीं, नहीं सब्सक्राइब किया है किसी के द्वारा, आपके पास किसी दोस्त या फ्रेंड के द्वारा जो है, या रिलेटिव के द्वारा अगर ये वीडियो आप तक पहुंची हुई है तो उसको आज सब्सक्राइब करें।